हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बिगिन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जानना क्यों जरूरी है। एवरी एग्जाम, बी इट यूपीएससी, बी इट स्टेट पीएससीज या कोई और एग्जाम्स जो रहते हैं, बैंक एग्जाम्स, कंबाइंड वाला, उसमें ये जो क्वेश्चंस है इकोनॉमी रिलेटेड वो पूछे जाते हैं। आपको उसके कंसेप्ट जो है वो पता होने चाहिए और रिलेटेड जो जिसने कुछ डिस्कवर किया है, थियोरीज निकाली है, उनके बारे में। तो आज हम बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं और पहले हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस जो है वो यूपीएससी का, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और उसमें भी आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बस डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल, ताकि आगे की जनरेशन के लिए ये जो रिसोर्सेस है ना वो अवेलेबल हो सके। पॉवर्टी, पॉवर्टी, इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब क्या कि कोई भी स्कीम हो ना वो हर किसी को इंक्लूड करता हो। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा, ये जो है ये प्रीलिम्स में आता है। प्रीलिम्स में जनरली कितने क्वेश्चंस आते हैं? 10, 12 ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इकोनॉमी से। करंट अफेयर बेस्ड भी आ सकते हैं। मेंस, मेंस में जीएस 3 पेपर 4, जीएस 3 पेपर 4 में इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो दिया गया है एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दिया गया है। और क्या हमें पढ़ना है मेंस में? इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो हम ये जो पार्ट है ना वो कवर करेंगे। लेट्स जस्ट बिगिन। इकोनॉमिक्स पहले हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमी एग्जैक्टली होता क्या है। तो इकोनॉमी होता है एनी कंट्री, ओके, या कंसिडर दिस इज अ बाउंड्री और उसमें कोई एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी रिलेटेड टू व्हाट? एक्टिविटी रिलेटेड टू लाइवलीहुड, लाइवलीहुड। कोई बंदा काम कर रहा है, कोई बंदी काम कर रही है, वेज ले रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है, ये सब कुछ कवर होता है इनटू अ ब्रॉड टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये सब इसकी स्टडी की जाती है। एक पर्टिकुलर बाउंड्री में ये जो एक्टिविटी हो रही है उसकी स्टडी करके एक पैटर्न डिराइव किया जाता है और उससे हमें पता चलता है कि वो इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश हो रही है, क्या वो डिप्रेस हो रही है। नाउ यहां पर इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने दिया है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस commodities and distribute them among different people। तो आपको गवर्नमेंट तो पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता है, क्या करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वो देखती है कि रिसोर्सेज जो है वो लोगों के पास पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, आपको वीट चाहिए, गेहूं चाहिए, आप जहां पर रहते हो आप वहां के जो फील्ड है वहां से गेहूं लाओगे क्या? कि बाबा ये जो खेत है मैं वहां पर जाऊंगा बैग लेकर और वहां से गेहूं जो है लाऊंगा, वैसे नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थ्रू आपको ये सामान जो है वो पहुंचाया जाता है। किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डिमांड, डिमांड ऑफ द पीपल, उनको क्या रिक्वायर्ड है और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई, ये सप्लाई कौन करते हैं? हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट वाले। नाउ इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी मेक चॉइसेस। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल लेवल पर आप क्या चॉइस करते हो। अभी यंगस्टर कुछ अलग चॉइस करेंगे, जो अडल्ट्स हैं वो कुछ अलग चॉइस करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, एजुकेशन में अलग हो सकती है, चीजों में, खाने के मामले में अलग हो सकती है। तो ये जो सारे
इंडिविजुअल चॉइस, सोसाइटी का चॉइस, हर एक का जो चॉइस रहता है ना, वो स्टडी करके क्या किया जाता है, देखा जाता है कि ये रिसोर्स जो है वो कैसे अवेलेबल करके देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है घर पे, तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो कार चले? फ्यूल। फ्यूल। क्या इंडिया में बहुत ज्यादा फ्यूल का प्रोडक्शन होता है? नहीं। इंडिया को क्या करना पड़ता है? इंडिया को वो बाहर से मंगाना पड़ता है, वो इंपोर्ट कराना पड़ता है, और फिर वो जो है वो सप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसे ही करके हमें स्टडी करना पड़ता है कि किसकी क्या डिमांड है। इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट? इकोनॉमिक्स मीन्स थियोरीज ऑफ मार्केट। इकोनॉमिक्स मीन्स थियोरी कि मार्केट में ये चल रहा है। मैं बताऊंगी एग्जैक्टली थियोरीज क्या है। थियोरीज ऑफ मार्केट, एम्प्लॉयमेंट, पूरा जो है आप स्टडी जो करते हो इन द इकोनॉमी, आप जो कुछ भी स्टडी करते हो ना, वो आता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स जो हम आज करने वाले हैं, एक्सेट्रा। एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या? जो रियल पिक्चर है, जो रियल पिक्चर है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज इकोनॉमी, इज इकोनॉमी। तो इंडिया का अगर हम लोग इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं तो वो हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। रशिया का कर रहे हैं तो रशियन इकोनॉमी। तो कंट्री में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी, इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। हियर वी विल टेक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसे कि मैंने बोला, कुछ डिमांड होगा और फिर वो डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई जो है ना, सप्लाई, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। पर कौन सप्लाई करेगा? सप्लाई कौन करेगा? स्टेट करेगी, मार्केट करेगी, या स्टेट और मार्केट दोनों करेगी? तो पहले हम जान लेते हैं कंसेप्ट क्या है। स्टेट अगर सिर्फ कर रही है, सिर्फ स्टेट कर रही है, तो इट बिकम्स स्टेट की सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो कंडीशन है ना कि सिर्फ स्टेट ही सब कुछ सप्लाई करेगी, मतलब प्राइवेट का कोई हाथ ही नहीं होगा, कोई रोल ही नहीं होगा, ये कहां पर अप्लाई की गई थी? सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। 1990s में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जरूर सर्च कीजिए यूएसएसआर के बारे में। सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना। सोवियत यूनियन से ही आपको पता चलेगा कि रशिया जो है वो सोवियत यूनियन से हुआ है, और जो कंट्रीज है जैसे कजाकिस्तान आपने देखा होगा रशिया के नीचे है, फिर और भी सारे कंट्रीज है जो रशिया के बॉर्डरिंग एरिया में है, वो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। डेफिनेटली सर्च कीजिए इसके बारे में। मार्केट जो है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो किस हिसाब से देखेगी? इट वुड बी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट वुड बी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। पब्लिक जिस चीज का डिमांड करेगी, जो प्राइवेट पीपल है, जो लेबरर्स है, जो वर्कर्स है, आर्टिसन है, उस डिमांड को पूरा करेंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, यहां पर कंप्लीटली मार्केट के हाथ में होगा सब कुछ। Demand and supply of the goods would be based in open market. So here the whole of Euro and America जो है वो example है of market economy, state and market mix। यहाँ पर dual role हो जाएगा। state हाथ मिला रहा है मार्केट के साथ as the socio-economic composition। For example, अगर समझो बहुत पुअर पीपल है किसी कंट्री में, वहां के जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचेंगे क्या किसी के वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचेंगे? तो ऐसी सोच है कि जो बिजनेसमैन रहते हैं, फर्म्स रहते हैं, कंपनी रहते हैं, उनको प्रॉफिट से ज्यादा मतलब रहता है, ना कि वेलफेयर से। तो जो स्टेट है ना वो इनके वेलफेयर का ख्याल रखेगी, वो पुअर पीपल के वेलफेयर का ख्याल रखेगी, और जो मार्केट है ना वो बाकी जो है, फॉर एग्जांपल किसी को कुछ सप्लाई चाहिए तो वो पूरा करने का काम करेगी।
वेलफेयर का देखेगी स्टेट, एंड बाकी जो डिमांड है वो देखेगी मार्केट। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट एंड मार्केट जो है उनका मिक्स हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, सोशियो इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बाउंड्री और एरिया। ओके, तो आपको समझ में आया, स्टेट मार्केट मिक्स। ऑर्गेनाइजिंग दिस इकोनॉमी, अभी ये किया ना हमने, स्टेट किया हमने, मार्केट किया, स्टेट मार्केट, उसको नाम दे दे। नाम कैसे दे रहे हैं कि बाबा जो मार्केट वाला है उसे बोला जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट, स्टेट इकोनॉमी, दोनों का मिक्सचर, मिक्स्ड इकोनॉमी। इजी, देखते हैं। कैपिटलिस्ट जो है वो किसने ले आउट किया था, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है जो एडम स्मिथ है ना, एडम स्मिथ, ये लेके एडम स्मिथ, इन्होंने एक वर्क किया था जो फेमस हुआ था, वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो है, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वेल्थ ऑफ नेशन में ही स्ट्रेस दैट देयर शुड बी डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो पीपल को रिक्वायर्ड है उस हिसाब से लेबर होने चाहिए, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जो है होना चाहिए। दूसरा, लेसे फेयर मतलब क्या कि गवर्नमेंट को इंटरवेन नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को मतलब नहीं होना चाहिए इससे। गवर्नमेंट जब भी इसमें हाथ डालती है वो हेवी हैंडेडनेस दिखाती है, उसको नहीं समझ में आता कि इकोनॉमी में प्रोग्रेस कैसे किया जा सकता है, किसी इकोनॉमी का पोटेंशियल जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे इनका सोच था। तो ये बोलते थे कि हमें नहीं या लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। कौन? एडम स्मिथ। और ये सपोर्टिव थे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के। एंड आपको देखने को मिलता है इनके वर्क के 1 साल बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने ये जो है, ये इनकी थियोरी जो है वो अप्लाई कर दी अपने इकोनॉमी में। किसने? यूएसए, यूरोप, इन्होंने अप्लाई की कौन सी? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। बट इसका भी एक इशू है, देखिए ये लोग कैपिटलिस्ट तो बन गए, पर एक पीरियड आया 1929, जिस वक्त इनको फेस करना पड़ा ग्रेट डिप्रेशन। क्या हुआ था 1929-30 में? एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्या था कि वो डिप्रेस हो गए? देखिए, आपको ऐसा लगता है ना कि पब्लिक डिमांड करती जाएगी और सप्लाई उस हिसाब से चलता ही रहेगा, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, तो कभी कभार क्या होता है, मार्केट फेल हो जाती है, मार्केट जो है ना वो फेल हो जाती है, और उसके वजह से डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, या सप्लाई कंस्ट्रेंट जो है वो बढ़ जाता है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, पॉवर्टी भी बढ़ जाती है। तो ऐसे विशियस सर्कल जो है ना वो आगे आगे आपको डेवलप होते हुए दिखता है, और उसकी वजह से ये पूरी इकोनॉमी ठप हो जाती है। इसे बोला जाता है ग्रेट डिप्रेशन। कहां पर ये हुआ था? यूएसए। और इसका असर डेफिनेटली किसको देखने को मिला? बाकी के जो कंट्री जो रिलाय रहते हैं वहां पर भी इसका इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को आपको मिला। स्टेट इकोनॉमी किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने ये जो है स्टेट इकोनॉमी वाला थियोरी जो है ना वो इनके वजह से आया। ये कब लाया था? बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुआ था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया का, वहां पर ये हुआ था 1917 में, और उसके बाद लागू कर दिया गया स्टेट इकोनॉमी। इसमें स्ट्रेस किया जाता है देयर शुड बी कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और देयर शुड बी स्टेट ओनरशिप। आप वहां के लोग हो, ये आपकी जमीन है, आप वहां पे रहते हो, वो आपके नाम है, आप उसे ओन करते हो। अगर ये आपकी कंट्री है, वहां के लोग जहां रहते हैं या वहां के लोग जो कमा रहे हैं वो जो है वहां के लैंड को ओन कर सकते हैं। दैट बिकम्स कलेक्टिव ओनरशिप। इसे बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी।
सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब ये जो लैंड है ना ये ओवरऑल सोसाइटी की बन जाती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। पर यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ना वो कौन देखेगा, वो गवर्नमेंट देखेगी, वो मार्केट नहीं देखेगा, वो गवर्नमेंट देखेगी। एंड आप यहां पर देख सकते हो कि स्टेट ओनरशिप, तो अगर लैंड जो है, लैंड वो स्टेट के नाम, गवर्नमेंट के नाम है, तो वो स्टेट ओनरशिप हो जाती है। स्टेट ओनरशिप उसे बोला जाता है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो मैंने यहां पर देखा है, देखिए कार्ल मार्क्स का सपना क्या था, दैट सोशलिज्म धीरे धीरे आगे चल के बन जाता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एग्जैक्ट रूप में वैसे कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी ये भी फेल हुए, ये भी फेल हुए। अभी आप बोलोगे कहां पर फेल हुए, स्टेट इकोनॉमी यूएसएसआर में फेल हुआ and it led to disintegration of USSR in 1991. फेल। चाइना में ये बहुत हद तक, चाइना में ये बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ, बट आगे चल के और भी थियोरीज निकली जिससे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में चेंजेस लाते गए। क्या आपको पता है कि हमारे प्रीएम्बल में क्या लिखा गया है कि इंडिया कौन सी वाली इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट? अगर आप कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ये बोल रहे हैं तो गलत हो, और अगर आप सोशलिस्ट बोल रहे हो, प्रीएम्बल आपने देखा है, आपने पढ़ा है, तो ये राइट है। तो इंडिया डेफिनेटली सोशलिस्ट, सोशलिज्म इस मामले में वहां पर मेंशन्ड है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में जॉन मेनर्ड कीनीज और ऑस्कर लैंग, इन्होंने क्या बोला? कीनीज बोले कि कैपिटलिज्म में जो इश्यूज है कि मार्केट जो है वो पूरा संभालेगी, मार्केट जो है वो पूरा संभालेगी। एक इनविजिबल, एडम स्मिथ जी ने बोला कि इनविजिबल हैंड होता है मार्केट फोर्सेस का, देयर इज एन इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्सेस। मतलब क्या? प्राइस मैकेनिज्म। मतलब क्या? प्राइस मैकेनिज्म जो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड रहता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर प्राइस का मैकेनिज्म जो है वो बेस्ड होता है। पर ये इनविजिबल हैंड जो है ना, अगर इसे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया तो आपको वो जो फेलियर दिखा है ग्रेट डिप्रेशन वाला, ये आगे चल के भी ऐसे ही होने वाला है। तो इसके लिए जॉन मेनर्ड कीनीज जो है ना, उन्होंने बोला कि हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जहां पर कैपिटलिज्म जो है ना वो खुद में चेंजेस लाए, और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है ना उसके अच्छे वाले पार्ट उसको अप्लाई कीजिए, उसको क्या कीजिए? अप्लाई कीजिए। सेम वे ऑस्कर लैंग जो है ना वो बोलते हैं किसे, कि आप सोशलिस्ट जो कंट्रीज है ना वो कैपिटलिस्ट का क्या करें कि जो प्रैक्टिकल पार्ट है जो अप्लाई करके आपको और चेंजेस अच्छे दिखेंगे, जो चेंजेस आपको हेल्प करेंगे इकोनॉमी की ग्रोथ में, वो आप प्लीज अप्लाई कीजिए। तो ये जो है जॉन मेनर्ड कीनीज, इन्होंने किसे सलाह दी? कैपिटलिस्टिक को। और ऑस्कर लैंग ने किसको दी है? स्टेट इकोनॉमी को। और दोनों ने ऐसे करके सारे कंट्रीज को बोला कि आप मिक्स्ड इकोनॉमी को अप्लाई कीजिए। तो अभी के अगर आप 21st सेंचुरी में देखते हो तो आपको एग्जैक्टली कोई कैपिटलिस्ट या सोशलिस्टिक ऐसे नहीं दिखते। कैसे दिखते हैं आपको? मैक्सिमम कंट्रीज जो है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ गए हैं। तो हम देखते हैं कि कीनीज एंड लैंग इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला था। कीनीज ने बोला कैपिटलिस्टिक को कि आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है ना वो मेजर्स लाइए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब एग्जैक्टली क्या? एक्सपेंडिचर जो है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसे इंक्रीज कीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करती है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होता है तो कभी कभार वो सैलरी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। इससे क्या होगा कि
वो इकोनॉमी जो है ना, वहां पर जब एक्सपेंडिचर किया जाता है तो इधर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है। जब पैसा आता है हाथ में तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया हो तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एक्सपेंडिचर का रोल ये होता है, एक्सपेंडिचर का रोल ये होता है। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी। मार्केट में ऐसी पॉलिसी नहीं होती थी, वो डिपेंड करता था प्राइस मैकेनिज्म पर। प्राइस मैकेनिज्म जो मैंने बोला ना, एडम स्मिथ जी बोलते थे इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्सेस, इट्स नथिंग बट प्राइस मैकेनिज्म। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द एरिया, एक्सटेंट, क्या लोग हैं, कैसे गरीब है, अमीर है, कैसे है, उस पर डिपेंड करेगा। एंड सेकेंड थिंग, वो जो एरिया और एक्सटेंट है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोड्स नहीं होंगे, आप सामान वहां पर पहुंचाएंगे कैसे, तो वो वाला भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना होगा। आपके फिस्कल पॉलिसी में ये सब कुछ डिसाइड होता है कि कैसे क्या एक्सपेंडिचर करना है और कहाँ से कमाई भी आएगी, ताकि गवर्नमेंट आगे जाके और एक्सपेंडिचर कर सके। फॉर व्हाट? फिस्कल पॉलिसी इज टू बूस्ट द डिमांड ऑफ गुड्स। अभी ऐसे क्यों लिखा है? ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना, ग्रेट डिप्रेशन, तो जो इकोनॉमी थी वो गिर गई थी। अभी इन्होंने बोला गवर्नमेंट को लाना है और गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसा आने के बाद लोग बोलेंगे कि हाँ, हमें ये चीज जो है वो खरीदनी है। अगर पैसा ही नहीं होगा वो खरीदेंगे कैसे? तो पैसा आएगा, वो थिंग्स खरीदेंगे और थिंग्स खरीदने के बाद डिमांड जो है वो बूस्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू डिमांड वो सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट को मैनेज करना है। अभी यहाँ पर दो हो सकता है, एक है बेसिक गुड और दूसरा है पब्लिक गुड। जो बेसिक गुड है ना, बेसिक गुड मतलब रोज का अगर साबुन चाहिए, रोज का खाना, ब्रेड एंड ऑल, ये जो है वो प्राइवेट वाले देख लेंगे, वो कवर कर लेंगे। पर अगर गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ चाहिए होगा या सब्सिडाइज रेट पर कुछ चाहिए होगा, मतलब क्या, 3 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो राइस, ऐसा कुछ चाहिए होगा, तो प्राइवेट वाले ये नहीं कर सकते। तो उसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। बेसिक गुड जो है वो मार्केट मैकेनिज्म पर बेस्ड होगा, बट गवर्नमेंट सप्लाई जो है ना, गवर्नमेंट अगर कुछ सप्लाई करेगी फॉर दैट पीपल, जनरल पीपल के लिए जो किसी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो पुअर है, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो गुड्स को बोला जाएगा पब्लिक गुड। ऐसे सर्विसेज को भी बोला जाएगा पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक गुड, पब्लिक सर्विसेज। तो अभी से याद रखना, ये गवर्नमेंट वाला गुड्स एंड सर्विसेज है। पब्लिक एक्सचेकर पर बेस्ड है ये, मतलब क्या, ये पब्लिक इसकी टैक्स भरती है, पब्लिक से ही ये पैसा आ रहा है। ये जो बैंक में जो पैसा रहता है पब्लिक का, उसमें से ही जो है गवर्नमेंट लेती है और फिर वो एक्सपेंडिचर करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वो फिर से एक बार विद इंटरेस्ट वो बैंक को प्रोवाइड करती है, या टैक्स जो है वो लेती है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाती है। अगेन आपको देखा जाए कि पब्लिक को टैक्स दिया जाता है कि अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको कुछ पे करना होगा। नाउ ये हुआ कीनीज वाला। कीनीज ने बोला किसे, कैपिटलिस्ट को, कि आप खुद में चेंजेस लाइए और जो सोशलिज्म के अच्छे वाले कैरेक्टरिस्टिक है वो आप में बदलाव कर देंगे। एंड वो सक्सेसफुल हुए क्योंकि यूएसए पुल्ड इटसेल्फ आउट फ्रॉम दैट डिप्रेशन। अभी नेक्स्ट है लैंग। लैंग जो है उन्होंने बोला कि सोशलिज्म ओवर गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर होगा, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हैवी हैंडेडनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मैं क्या कर रही हूँ, दबाव दे रही हूँ, बहुत बहुत प्रेशराइज कर रही हूँ, एक वक्त आएगा कि ये जो है निचला लोअर हैंड, इसको पेन होने लगेगा बहुत ज्यादा। सेम वे अगर पब्लिक पर प्रेशर बहुत बढ़ता है ऑफ गवर्नमेंट तो पब्लिक परेशान हो जाती है। सेकेंड थिंग, अगर समझो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो इकोनॉमी को मैनेज कैसे करना है, सारे गवर्नमेंट को नहीं पता होता, तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि मार्केट में से जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी लाए और बताए कि एग्जैक्टली जो इकोनॉमी है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है।
मार्केट मैकेनिज्म जो है उसमें से पॉजिटिव्स जो है वो आपको अप्लाई करने हैं। और ये जो है एग्जाम्पल लेते हुए चाइना और सोवियत यूनियन, इन्होंने खुद में बदलाव लाया। पर ये ध्यान दीजिए कि चाइना ने ना 1960s से ऑलरेडी स्टार्ट किया था। क्या किया था बताती हूँ। पहले ना चाइना ने अपनी एग्रीकल्चर को प्रॉपरली डेवलप किया, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया कुछ साल के लिए। फिर बाद में ना धीरे धीरे करके उन्होंने इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया। एकदम से अचानक से मार्केट मैकेनिज्म अप्लाई नहीं किया। अगर आप एकदम अचानक से किसी चीज को लागू करते हो तो वहां की जो जनरल पब्लिक है ना वो समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली उसे हैंडल कैसे करना है। और इस स्ट्रेस से फिर से एक बार क्या होगा, कोई इकोनॉमी जो है ना वो गिर जाएगी, एंड सेम हैपेंड विद सोवियत यूनियन। 1985 चाइना ने लागू किया ओपन डोर पॉलिसीज, नथिंग बट क्या प्राइवेट मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यहां पर सोवियत यूनियन ने भी अप्लाई किया ग्लासनोट एंड पेरेस्ट्रॉइका, मतलब क्या ओपननेस, मार्केट मैकेनिज्म जो है वो यहां पर लाया गया। पर अचानक कोई चीज लाने से क्या हुआ, वो मार्केट ठप हो गई, पूरी इकोनॉमी डिसइंटीग्रेट हो गई। जैसे ग्रेट डिप्रेशन के वक्त कैसे हुआ था, सेम या उससे भी वर्स्ट। और टुकड़े टुकड़े हो गए थे सोवियत यूनियन के। कौन सा मेजर जो टुकड़ा था वो रशिया बन गया। और अगर रशिया के साइड में आप देखते हो जो कोई कंट्रीज है, ओके, वो एक्चुअल में पार्ट थी सोवियत यूनियन की। तो आप देख सकते हो ना, अभी वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, तो रशिया बोलते हैं नहीं ये हमारा पार्ट था, ये पहले हमारा पार्ट था। क्यों? क्योंकि वो यूएसएसआर का पहला फॉर्मर पार्ट था। पर अभी इशू अलग हो रहा है। वी वोंट गेट इनटू दैट, बट स्टिल सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ इस पॉलिसी को अप्लाई करने, और चाइना का भला होते गया। चाइना ने एकदम प्रॉपरली उसे मैनेज किया, फेज बाय फेज अप्लाई किया। वर्ल्ड बैंक जिसने ये देखा, वर्ल्ड बैंक जो है ना इंस्टीट्यूशन, जिसने ये देखा उसने एक रिपोर्ट निकाला था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो निकाला था 1999। और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हम ना कैपिटलिज्म ना सोशलिज्म, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को है ना इंटरवीन करना चाहिए। अब हम हर एक गवर्नमेंट को बताते नहीं फिरेंगे कि कितना उन्होंने इंटरवीन करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। वो वहां के गवर्नमेंट है ना उनको डिसाइड करने को अलाउ करेंगे। देन इंडिया ने अप्लाई किया क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला। तो हाँ, इंडिया पहले सोशलिज्म को फॉलो करती थी। पहले आपको अगर पता होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट में उन्होंने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, सेकेंड में इंडस्ट्री, फिर से एक बार एग्रीकल्चर। तो ये जो था ना ये सोशलिज्म का था, ओके। ये जो 5 ईयर प्लान है ना ये यूएसएसआर में भी लागू किया जाता था। बट 1991 में इंडिया ने भी मार्केट मैकेनिज्म जो है ना वो अलाउ किया। इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है धीरे धीरे करके आने लगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने लगे। इस ईयर पर 1989 में एक वॉशिंगटन कंसेंसस करके आया था। ये एक्चुअल में सेट ऑफ रिफॉर्म्स है, वॉशिंगटन कंसेंसस एग्जैक्टली आपको IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इनका सेट ऑफ पॉलिसीज है जो आगे चल के लागू किया गया। इवन इंडिया में भी ये लागू किया गया। तो इसमें है ना इन्होंने बोला है कि जो भी इकोनॉमी है ना जो गिर जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ओके, उनको क्या लागू करना है, उनको लागू करना है फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी ऐसे लाना है, फिस्कल डिसिप्लिन ऐसे मेंशन करना है जो किसी भी गवर्नमेंट को अपने इकोनॉमी को बैलेंस्ड वे में रखने में हेल्प करे। बैलेंस वे एज इन नीचे नहीं गिरने पाए, बहुत ऊपर जा सकते हैं, ओके, पर उसमें भी आपको संभाल के रहना चाहिए कि कभी कभार क्या होता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ले और ऐसे भी होगा कि डिमांड जो है वो बहुत ही बढ़ता जाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, ओके।
तो उस वक्त गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जिसके वजह से डिमांड जो है ना वो भी कंट्रोल में रहे, डिमांड जो है वो कंट्रोल में रहे एंड कंट्रोल करके सप्लाई जो है उसको मैनेज कर पाए। ये ओवरऑल जो है ना फिस्कल डिसिप्लिन में आता है, फिस्कल डिसिप्लिन में आता है और आगे चल के हम लोग चैप्टर वाइज देख लेंगे। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, यहां पर हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स मिले ऐसे उनको एक्सपेंडिचर करना होगा। देन और क्या दिया है मैंने, दिया है वॉशिंगटन कंसेंसस थ्रू कि टैक्स रिफॉर्म्स आपको लाने पड़ेंगे। मतलब अगर आपने हाई टैक्स रखा होगा ना, हाई टैक्स से जो है वो इश्यूज क्रिएट होते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं, लोग जो है वो भर नहीं पाते। तो इंस्टेड ऐसे करते हैं कि सारे लोगों पर टैक्स जो है वो लागू कर दिया जाए, सारे लोगों पर टैक्स जो है वो लागू कर दिया जाए, पर बट उसका रेट जो है वो लोअर हो, रेट जो है ना वो लोअर हो। समझ में आया? टैक्स जो है वो हाई नहीं रखते हुए वो लो रखे, वो लो रखे, बट जो वहां के लोग हैं ना सब पर ये टैक्स जो है वो लागू हो। तो आपको क्या देखने को मिलता है, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, ओके, तो उसमें से जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स वो सारे जनरल लोगों पर लागू किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स सारे जनरल लोगों पर लागू किया जाता है, इसे बोला जाता है टैक्स रिफॉर्म। मतलब हमारे सारे जनरल लोगों को पेन का भी टैक्स भरना पड़ता है, होटल में जाने का भी टैक्स भरना पड़ता है, रोड यूज करने का भी टैक्स भरना पड़ता है। तो हर एक बिल पर आता है, देखिए जीएसटी, जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स जो लिखा हुआ रहता है। टैक्स रिफॉर्म थ्रू आया है, टैक्स रिफॉर्म थ्रू आया है। इंटरेस्ट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट देती है, पता है ना आपको? हाँ, तो इंटरेस्ट रेट है ना हाई नहीं, वो भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, लो या फिजिबल होनी चाहिए, ऐसे इन्होंने बोला। हम जब बैंक वाले चैप्टर में जाएंगे ना तब जान लेंगे कि इंटरेस्ट रेट का इतना इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। लिबरलाइजेशन, इन्होंने एक्चुअल में एलपीजी लिबरलाइजेशन जो है ना, मतलब यू शुड अलाउ, यू शुड व्हाट, अलाउ इन्वेस्टमेंट आपके ना जो अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता है, कोई कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता है, वो लाइन में रहा, ये लाइसेंस निकालो, वो पेपर्स निकालो, उसकी कंपनी कब एस्टेब्लिश होगी? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा लिबरलाइज पॉलिसी रखिए कि लोग जो है जनरल, इवन आपको बिजनेस ओपन करना है तो आपको एक साल भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे, कुछ दिनों में आपका बिजनेस जो है वो ओपन कर पाएंगे। इसे बोला जाता है लिबरलाइज पॉलिसी। ऐसे करके आपको लिबरलाइज पॉलिसी जो है वो लाना है। देन यहां पर एलपीजी, पी, प्राइवेटाइजेशन जो अभी भी कंस्ट्रेंट में है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि लोग जो है वो चाहते हैं गवर्नमेंट अभी भी उनको सपोर्ट करे, कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहती और प्रोटेस्ट हो ही जाता है। ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। जी, एलपीजी रिफॉर्म में जी क्या है पता है आपको? अगर आपको पता है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं भी बताया तो हम लोग आगे कंप्लीट या कवर कर लेंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कौन से टाइप के होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, क्वार्टनरी और क्वीनरी। ये एक्चुअल में टर्शरी का ही पार्ट है, इजी है, बहुत इजी है। प्राइमरी सेक्टर मतलब हम नेचर से डायरेक्टली जो कुछ भी डिराइव करते हैं वो प्राइमरी में जाता है। हम नेचर से जो कुछ भी डिराइव करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अगर वेजिटेशन से रिलेटेड वुड ये डिराइव किया, वेजिटेबल्स, माइंस, मिनरल्स, वाटर, सॉइल, जो कुछ भी नेचर में अवेलेबल है वो आपने सब उससे डिराइव किया, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। सो यार मैंने दिया है कि डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज प्राइमरी सेक्टर, फिशिंग प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, माइनिंग प्राइमरी सेक्टर। तो सारे जो एक्टिविटी रिलेटेड टू नेचर है, आप नेचर से कुछ लाते हो,
प्राइमरी सेक्टर में जाता है। पर आप अगर नेचर से लाकर उसे कुछ प्रोसेस कर रहे हो, उसे कुछ बना रहे हो, यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग दैट इज यूज ऑफ प्राइमरी सेक्टर बाय यूजिंग प्राइमरी सेक्टर, उसे बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर, उसे बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर ये क्या है? अगर मेरे पास ढेर सारे जो है वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ओके, और मुझे वो मार्केट में ले जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? सर्विसेज यूज करूंगी। सर्विसेज तो मुझे चाहिए होगा ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए होगा। कहाँ पर लागू करना है तो मैं टेलीफोन करके पूछ सकती हूँ कि कहाँ पर जो है ये मार्केट है, एपीएमसी है, जहां पर मैं ये मेरे जो प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, वो बेच सकती हूँ। टर्शरी सेक्टर जो है वो डील करता है विद सर्विसेज। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आता है, इवन एजुकेशन इज अ सर्विस, ये सारे जो है सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर द नेचुरल थिंग्स, सेकेंडरी सेक्टर द थिंग्स यू मैन्युफैक्चर फ्रॉम इट, एंड टर्शरी सेक्टर जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है टू कंप्लीट द होल मैन्युफैक्चरिंग और ये वाला, और प्लस सप्लाई करने के लिए टर्शरी सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्वाटरनरी सेक्टर क्या है। क्वाटरनरी सेक्टर जो है उसमें this is a part of tertiary sector. This is what part of tertiary sector which is knowledge based. नॉलेज पर बेस्ड जो कुछ भी होगा ना वो क्वाटरनरी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा रही हूं तो मैं किस में चली जाती हूँ? क्वाटरनरी। टेक्नोलॉजिकल, रिसर्च, एडवांस रिसर्च, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा किस में जाता है? क्वाटरनरी सेक्टर में, क्वाटरनरी। बट देयर इज वन मोर थिंग विच इज इंक्लूडेड इन दी सर्विसेज, क्वीनरी। ये किससे है? इजी है, पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, बिजनेस जो है, बिजनेस के हेड्स जो है डिसीजन लेते हैं, क्वीनरी एक्टिविटी। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देखिए ये इजी है, बहुत इजी है। जिसका पॉपुलेशन मैक्सिमम जिस चीज में इन्वॉल्व है उस हिसाब से वो इकोनॉमी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50% से ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, 50% से ज्यादा द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर या एग्री एलिड एक्टिविटीज, तो वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। पर अगर 50% से ज्यादा लोग जो है वो इंडस्ट्रीज में है तो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। एंड अगर 50% से ज्यादा लोग जो है वो सर्विसेज में है तो वो सर्विस इकोनॉमी में चली जाती है। भारत में 50% से ज्यादा लोग जो है, अराउंड 64% जो है वो किस में होते हैं? एग्रीकल्चर। तो हमारी एक्चुअल इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एग्रारियन इकोनॉमी है। बट यहां पर ये देखने को मिला है, हमारे यहां पर ये जो एग्रारियन है ना, ये जीडीपी, हम इस पर आने वाले हैं, जीडीपी पे ये लेस कंट्रीब्यूट करती है, कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियल ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। एंड सबसे ज्यादा सर्विस इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है इन जीडीपी, इन नेशनल इनकम। तो वैसा देखा जाए ना तो हमें सर्विस इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जीडीपी के ऊपर अगर आए ना तो हम सर्विस इकोनॉमी थ्रू ज्यादा कमाते हैं और एग्रारियन में हम कम कमाते हैं। बट लोग ज्यादा किस में है? लोग ज्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं। World Bank has forecasted that India would be having 6.9% as its GDP 2022-23. ये क्यों? Because of
स्लो ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्लो हो गया है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, एंड ऐसे ही सारे जो है कंडीशन, इसके वजह से सारे कंट्रीज जो है ना उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसीज है ना वो स्ट्रॉन्ग टाइटनिंग करना स्टार्ट कर दी है। बट उससे पहले हमें जान के लेना होगा कि जीडीपी एग्जैक्टली है क्या, और ये वर्ल्ड बैंक उसका यूज क्यों कर रहा है। तो देख लेते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी, इसमें आता है नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मैंने स्टार्ट में ही बोला ना, गवर्नमेंट जब भी स्पेंड करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो उसमें से क्या होता है, सैलरी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वेलफेयर स्कीम में स्पेंड करती है, और किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और क्या है, तो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देन कोई जो लोग अपना खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहां पर आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, प्लस ट्रेड बैलेंस, प्लस ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस में हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट में पैसे हमारे ट्रेजरी से जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। नाउ यहां पर फिर से एक बार देखिए, जीडीपी में मैंने कैलकुलेट किया कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस द इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, ये सारा जो है कैलकुलेट किया मैंने जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितने साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ये 1 ईयर, 1 ईयर के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है। तो 2022-23 इसका जीडीपी कैलकुलेट किया जाएगा, पहले भी ऐसे ही होता आ रहा है 2020-2021। और फिर ये कैलकुलेट करने वाले इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार देख लीजिए, जीडीपी, जस्ट अ सेक, जीडीपी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या, कि हम जो भी थिंग्स जो है इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं या कपड़ा पहनना है, कोई भी चीज जो है कंज्यूम करना, उसे नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन बोला जाता है। ये ध्यान रखिए कि फाइनल गुड्स ही हम कंज्यूम करते हैं, हम फाइनल गुड्स कंज्यूम करते हैं। देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या क्या इसमें दिया गया है। एंड द ट्रेड बैलेंस कितने साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, 1 ईयर। ओके, कैसे 1 ईयर में, कैसे, 1 अप्रैल 2023 से मार्च 31 2024, अभी इसका फिर कैलकुलेशन आगे चलकर होगा, ऐसे 1 ईयर पकड़ा जाता है। नाउ इसका डेटा कौन प्रोवाइड करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला है ना, उससे रिलेटेड। देन यू हैव एनडीपी, एनडीपी मतलब क्या, जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन। एनडीपी क्या होता है, ये डिप्रिसिएशन मतलब अगर समझो कोई चीज आप इस्तेमाल करते हो, क्या वो परमानेंटली वैसे की वैसी रहेगी, नहीं, वो वेयर एंड टेयर से गुजरेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोथ्स है वो कितने दिन टिकते हैं, वो कुछ साल टिकेंगे। अगर कार है वो कितने साल टिकेगी, वो 3 years 5 years 6 years ऐसे।
तो वैसे करके मिनिस्ट्री जो है, कौन सी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री है ना, वो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है ना वो निकालती है। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये डिटरमाइन करती है कि व्हाट वुड बी द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। अगर उसकी क्वालिटी नीचे है तो उसे कैसे रेज किया जा सकता है, ऐसे करके रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है ना वो डिसाइड किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बट क्या ये सारे कंट्रीज के लिए सेम होता है? तो कंट्री टू कंट्री ये वेरी किया जाता है। ये किसी कंट्री में कम रेट होगा तो किसी कंट्री में ये ज्यादा रेट हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। अगर कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव एनालिसिस में इसका इस्तेमाल नहीं होता, जीडीपी का होता है। इसका वैल्यू हमेशा जीडीपी से कम ही होगा। ओके, हमेशा जीडीपी से, सॉरी, इसका वैल्यू जो है जीडीपी से हमेशा कम ही होगा। ओके, क्यों? इजी है, हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन से हम माइनस कर रहे हैं। ये समझ में आया? जीडीपी अभी इजी वाला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो हमने पहले दिया था ना जीडीपी, जीडीपी, ओके, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट किया था, जो देश के बाउंड्री में इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन जो कुछ भी चल रहा है उसको कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी में। बट जीएनपी में ऐसा होता है क्या? तो जीएनपी में जो हमारे इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं वो इंडियन सिटीजन्स ही है, पर वो बाहर से क्या कर रहे हैं, पैसा जो है वो अंदर भेज रहे हैं। पैसा अंदर आ रहा है किस रिलेटेड? अगर हमारे इंडियन नेशनल्स जो है वो बाहर से पैसा भेज रहे हैं, वो कैलकुलेट किया जाता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। तो 3 एक्चुअल में कंडीशन है इनकम फ्रॉम अब्रॉड में, इनकम फ्रॉम अब्रॉड में 3 कंडीशन है। फर्स्ट इज प्राइवेट रेमिटेंसेस। प्राइवेट रेमिटेंसेस मतलब क्या? इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया और वो अपने जो कोई घर वाले हैं इंडिया में बसे हुए, उनको पैसा जो है वो भेज रहे हैं, पैसा जो है वो भेज रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट रेमिटेंसेस में जनरली जो इंडिविजुअल है वो भेजते हैं अपने फैमिली को। तो प्राइवेट रेमिटेंसेस में हमारा नंबर 1 है, वर्ल्ड में हम नंबर 1 है इन केस ऑफ प्राइवेट रेमिटेंसेस। ये हमेशा पॉजिटिव है इंडिया में। सेकेंड प्राइवेट रेमिटेंसेस एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया किसी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है, किसी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है और उसमें से क्या डिराइव करता है, इंटरेस्ट आता रहता है। बट क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जैसे इंडिया किसी को लोन प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका को किया, वैसे ही इंडिया भी किसी से तो भी लोन लेता है, जैसे वर्ल्ड बैंक। और ऐसा देखा गया है कि हम लोन ज्यादा लेते हैं, तो इससे हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो बाहर जाता है। ये है हमारा नेगेटिव साइड। ये क्या है? हमारा नेगेटिव साइड। ये पॉजिटिव आता है, पैसे आ रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट ज्यादा बाहर जाता है, इंटरेस्ट आता नहीं है क्योंकि हम लोन ज्यादा लेते हैं। एंड दूसरा है एक्सटर्नल ग्रांट। नाउ आप सोचोगे कि इंडिया को ग्रांट कोई देता है, तो इंडिया ग्रांट देने वाला कंट्री है, इंडिया ग्रांट प्रोवाइड करता है। ग्रांट प्रोवाइड करना मतलब क्या? किसी भी प्रोजेक्ट में या कुछ डिजास्टर हो या कुछ ऐसे होगा ना, तो इंडिया सामने से पैसे जो है ना किसी कंट्री को दे देता है। वो फिर से नहीं आते, उसमें से इंटरेस्ट या ऐसे कुछ नहीं होता। पर इससे क्या होगा? ये एक काइंड ऑफ रिलेशन बिल्डिंग के लिए होता है।
डिप्लोमेसी की तरह, इसे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बोला जाता है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ओके, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है जीएनपी। जीएनपी आईएमएफ इस डेटा को इस्तेमाल करता है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ओके, पर हमारी इंडिया जो है ना, वो क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज करती है? इट्स एनएनपी। इजी है, जो हमने अभी जीएनपी किया ना, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, फिर से वही वेयर एंड टेयर जो है ना, वैल्यू माइनस करना होता है। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनएनपी, विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, समझ में आया? ओके, तो ये एक साल के लिए होता है, सीएसओ जो है वो उसे देता है। आपको ध्यान में ये रखना है, बेस ईयर क्या है? बेस ईयर क्या पकड़ा जाता है? बेस ईयर जो है वो कांस्टेंट है, 2011-12। इससे हम जो है वो वैल्यू देखते हैं कि कितना क्या ग्रोथ हुआ है। और एक बताने की बात है, जीडीपी, जीडीपी सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में इंपॉर्टेंट है। जीएनपी, जीएनपी ये बोथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट प्लस हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी कैसे बढ़ रहा है ये भी ध्यान में लेता है। जीडीपी क्वांटिटेटिव, जीएनपी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। हम नेशनल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इंडिया में दो चीजें यूज करते हैं। देखिए, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा होता है मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट। इसमें जो फैक्ट्री में से प्रोड्यूस हुआ थिंग जो रहता है ना, उसका जो प्राइस होगा, मतलब प्रोड्यूसर जो प्राइस लगाता है वो फैक्टर कॉस्ट। ओके, दिस इज प्रोड्यूसर के साइड का जो कॉस्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर ने जो है एक कोई तो भी थिंग प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जाम्पल कार, तो वो कार उस शोरूम में प्रोड्यूसर ने क्या प्राइस लगाया है, वो हुआ फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। देन इसमें गवर्नमेंट जो है वो ऐड करती है, क्या ऐड करती है? अभी फिलहाल के लिए आया है जीएसटी, जीएसटी। तो इसमें फैक्टर कॉस्ट में ऐड करना है जीएसटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, और इसे बोला जाता है मार्केट कॉस्ट। इसे बोला जाता है मार्केट कॉस्ट, मतलब है मार्केट कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स आपको ऐड करना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बता सकते हैं आप? डायरेक्ट टैक्स जो रहता है वो इंडिविजुअल के इनकम लेवल पर, कंपनीज का जो डिविडेंड है उस पर जो डायरेक्ट टैक्स है ना, उस पे लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, वो पूरा जो इंडिविजुअल है ना उनको भरना ही पड़ता है। फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज यू यूज, जीएसटी लागू किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर जीएसटी जो है वो लागू नहीं की गई है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। नाउ यहां पर मैंने बोला नेशनल इनकम जो है ना, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल इनकम एट मार्केट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। पर सरकार क्या करती है? सारे चीजों में नहीं, पर बहुत सारे चीजों पर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज मतलब क्या? कि आधे से ज्यादा अमाउंट जो है ना वो सरकार भर देगी, आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट पर वो चीजें जो है वो मिलेगी।
किस पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है? फर्टिलाइजर पर, खाने पर, ओके। पर किसको प्रोवाइड किया जाता है? जो वीकर सेक्शन रहता है उनको प्रोवाइड किया जाता है। एंड दिस होल थिंग एक्ट और इज कैलकुलेटेड एज नेशनल इनकम। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका ओवरऑल व्यू क्या है। आइडिया ऑफ नेशनल इनकम इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स मतलब पूरी तरह जो प्रिपेयर हो चुका है। तो आप ऐसे नहीं है कि कॉटन निकाला और उससे कपड़ा आप ही सिएंगे, ऐसा नहीं होता, ओके। फाइनल गुड का वैल्यू प्लस सर्विसेज, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन वेयर एंड टेयर का वैल्यू आपको करना पड़ता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है? जीडीपी एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसके 3 जो है हमने सेक्शंस देखे। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है? वेट ऑफ वैल्यू, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो एडजस्टेड है। इससे आपको क्या पता चलता है? इसे पता चलता है कि ये जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और एक बताती हूँ, अगर समझो प्राइस है किसी थिंग का, उसे कांस्टेंट प्राइस में बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आप खरीदे, एमआरपी लिखा है कांस्टेंट प्राइस, और अगर आप उसमें ऐड करते हैं कि अभी महंगाई की वजह से उसका प्राइस कितना बढ़ा है, यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इन्फ्लेशन, तो उसे बोला जाता है करंट प्राइस, ओके। और एक बात बताती हूँ, बहुत ही अच्छी बात है कि हम जीडीपी जो है ना उसको कैलकुलेट करते हैं, उसे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। पर भूटान एक ऐसा है जहां पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है ना उसे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब हैप्पीनेस, लोग गवर्नेंस से हैप्पी है या नहीं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड है या नहीं, ओके। ये सारे पैरामीटर्स जो है ना भूटान कंसिडर करते हैं। तो वहां पर GNH होता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो आप मेरे लेक्चर से हैप्पी हुए नहीं? जरूर बताइए। थैंक यू।